हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 3, जिसका नाम है, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक टर्म है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर मेन कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बिना किसी अनवांटेड बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर जो हेडिंग लिखे हैं, जो चैप्टर का नेम लिखे हैं, इसी को पहले समझते हैं। चलिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए पेयर है। इस पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है टू। पेयर मतलब टू। ऐसा क्यों इसका नाम? उसको ध्यान रखिए। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री टू, जिसका डिग्री टू। डिग्री कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए। डिग्री टू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन बोला है। इक्वेशन मतलब जहाँ पर इक्वल का साइन दिखे आपको, और वेरिएबल यहाँ पर दो वेरिएबल, जहाँ पर दो वेरिएबल हो। तो आप यहाँ पर जो हेडिंग है ना, ये खुद बता रहा है कि एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लिखे हैं 3x + 4y, ठीक है ना, 4y + 5 = 0, ऐसा हम दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब चलिए दो है तो अलग बात है। यहाँ पर बोला है डिग्री 2 होनी चाहिए, सॉरी डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री कितना होनी चाहिए? 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। यानी लीनियर मतलब डिग्री 2। क्वाड्रेटिक होता ना, क्वाड्रेटिक होता तो उसके लिए डिग्री 2 होता। यहाँ पर डिग्री 1। यहाँ देखिए x का डिग्री कितना है? 1। y का डिग्री कितना है? 1। यानी लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर इसका डिग्री 1 है कि नहीं है? इसका डिग्री 1 है कि नहीं है? डिग्री का मतलब क्या होता है? आप पॉलीनोमियल चैप्टर में पढ़े होंगे। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इधर हम डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको डिग्री कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ रहे हैं 5x⁻3, बताइए इसका डिग्री कितना है? 3 है, ठीक है ना। हम ऐसा बोल रहे हैं y⁴, बताइए y का डिग्री कितना है? 4 है। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही डिग्री बोलते हैं। और फिर आप पूछिए कि भाई वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल क्या होता है? ऐसा मतलब लेटर या ऐसा कोई भी चीज़ हो जिसका वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है ना। हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब बताइए इसमें इन दोनों में वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है? यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि 5 का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन x का वैल्यू चेंज हो सकता है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। जिसका वैल्यू चेंज हो वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज ना हो उसको कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का पावर जितना ज़्यादा, डिग्री उतना ही ज़्यादा। तो लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। क्यूबिक मतलब डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। कांस्टेंट क्या होता है अभी समझ में आ गया, ठीक है ना। वेरिएबल क्या होता है समझ में आ गया। अब एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है आप बताइए। हम यहाँ से पूछ देते हैं x³ का कोफिशिएंट क्या है? 5। x³ का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। बताइए यहाँ पर y⁴ का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ जो अटैच होता है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा चलिए अगर हम दूसरा पूछे, बताइए -5/3 x² + 5। अगर हम यहाँ से पूछे बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको सिर्फ 5 नहीं बोलना है, या 5/3 भी नहीं बोल सकते, आपको -5/3 बोलना पड़ेगा। -5/3 इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? x² का, ठीक है ना। x² का कोफिशिएंट हो गया। और 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। x का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है। एक और हम लिख ले पहले, 7x - 3y - 2 = 0। यहाँ पर पहला बोला पेयर, यानी 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कितना? 2। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर, एक यहाँ पर है। यानी इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा ना, इसमें 2 क्वेश्चन आपको एक साथ रहेगा, 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ रहेगा, उसी को हम लोग कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला एक हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पेयर मतलब 2 है कि नहीं है ना। उसके अलावा बोला लीनियर,
मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। देखिए डिग्री 1 है कि नहीं, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, सबका डिग्री 1 है। फिर बोला इक्वेशन मतलब इक्वल साइन होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल का साइन है कि नहीं, इसमें इक्वल है ना, इक्वल लगा हुआ है। अगर इक्वल ना लगता तो फिर उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम, तो फिर पोलिनोमियल का कंसेप्ट आ जाता। और यहाँ पर 2 वेरिएबल होना चाहिए भाई, तो 2 वेरिएबल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक्स एक वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल एक नहीं है। तो हेडिंग क्या कहना चाह रहा है उसको हम समझा दिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसा वैल्यू एक्स का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the equation, which satisfy the equation। ऐसा वैल्यू x और y का यानी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए x का एक ऐसा वैल्यू रखिए और y का एक ऐसा वैल्यू रखिए ताकि सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x का कुछ वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू कुछ पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो बोलेंगे वो क्या था, वो सॉल्यूशन था इसका, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन था। तो आपको समझ में आ गया सॉल्यूशन। तो इसलिए एक बार और आपको हम थोड़ा रिकेप करा देते हैं। आपको डिग्री वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आप 9th में भी पढ़े होंगे और जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल उसमें भी पढ़ना है। आप खुद इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ाए हैं पोलिनोमियल में, ठीक है ना। वेरिएबल समझ में आ गया, कोएफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है इसका मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिए हम इस चीज़ को समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2,3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन क्या है 2x - 3y के + 6 = 0 इक्वेशन दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो k है ना, k का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है ना 2,3, यहाँ पर देखिए 2,3 दिया है ना, क्या दिया है 2,3। इसमें जो फर्स्ट होता है वो x का वैल्यू होता है, ठीक है ना, और जो सेकंड होता है वो किसका, y का वैल्यू होता है। तो x, y का वैल्यू दिया है तो x की जगह पर 2 पुट कीजिए और y की जगह पर 3 पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 × x का वैल्यू कितना है 2 - 3 × y का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पर k है तो k रहने दीजिए। अब +6 = 0, 2 × 2 = 4 - 3 × 3 = 9k + 6 = 0। अब देखिए यहाँ पर 4 और 6 क्या है, 4 और 6 प्लस में, तो ऐड कर लीजिए 4 और 6 10 हो गया, -9k = 0। अब आप 9k माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9k = 10। 9 मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो k का वैल्यू कितना आ गया 10/9। तो ऐसे निकल गया। देखिए तो बस यहाँ पर समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन लिए थे कि आपको सोल्यूशन समझा सके। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पर वैल्यू कितना होना चाहिए 0 आना चाहिए। अब क्या कीजिए आप k की जगह पर 10/9 पुट कर दीजिए, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए आपका 0 आ जाएगा। यही तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब जिसको x और y की जगह पर वैसा वैल्यू जिसको रखने पर पूरा वैल्यू 0 हो जाए उसको सोल्यूशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना, इसका टाइप है, इसका 2 टाइप होता है। कितना टाइप होता है 2 टाइप होता है। पहला होता है कॉन्सिस्टेंट, क्या होता है कॉन्सिस्टेंट होता है। सेकंड क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना। तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन हो उसको कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो उसको इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। द इक्वेशन which have solution that is called consistent solution, the solution which have no any solution that is called inconsistent।
तो अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है जिसके पास अगर सोल्यूशन है तो हो सकता है एक सोल्यूशन हो, या हो सकता है कि मेनी सोल्यूशन हो, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। दे हैव सोल्यूशन। इसको आप ऐसे सिंपल लिख लीजिए, या कैसे लिखेंगे, दोज इक्वेशन which have solution is called consistent linear equation in two variable, and those equation which does not have any solution is called inconsistent। इसके पास क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं, तो इसके पास नो सोल्यूशन। अच्छा बताइए, इसके पास सोल्यूशन होता है, अगर कंसिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन होगा तो हो सकता है एक सोल्यूशन हो, या हो सकता है बहुत सारा सोल्यूशन हो। तो अगर सोल्यूशन होगा तो हो सकता है कि ओनली वन सोल्यूशन हो, कितना हो, ओनली वन, या इसको आप यूनिक भी कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यानी देखिए दोनों सेम चीज़ है, आप ओनली वन सोल्यूशन कहिए, यूनिक सोल्यूशन कहिए। अच्छा अगर हो सकता है कि बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है, तो यहाँ आप लिखिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना। अगर जिस इक्वेशन के पास सोल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट, जिसके पास सोल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई एक सोल्यूशन हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। देखिए ओनली सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कंसिस्टेंट का। लेकिन फिर आपके मन में तो एक सवाल आना चाहिए कि कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, क्या बार बार सॉल्व करना पड़ेगा चेक करने के लिए, एक्स वाई वैल्यू निकालना पड़ेगा? नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बार बार सॉल्व करके चेक करने की ज़रूरत नहीं कि भाई इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है तो कौन सा है। इसके लिए तरीका है निकालने का, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये तो हो गया इसका टाइप। देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, दो इक्वेशन मान ली। लेट a1x + b1y = c1 and a2x + b2y = c2 आर टू इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर LETW का मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो या इसी से हम पहचानेंगे। यहाँ पर दो हम क्या मान लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मान लिए हैं। फर्स्ट क्या माने, थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं, a1x + b1y = c1, ठीक है ना। दूसरा क्या है, a2x + b2y = c2। अगर क्या हो इस फॉर्मेट में, अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्मेट में अगर दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ऐसा कुछ आपको दिखे, मान लीजिए आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, अगर इस फॉर्मेट में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ लीजिए उसके पास क्या होगा, उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन होगा। समझ, अगर ये ऐसा फॉर्मेट मिला तो, ठीक है ना। अच्छा ये भी हो सकता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल हो। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर तीनों इक्वल हो तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। क्या उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है उसके पास, ठीक है ना। अच्छा एक और केस बन सकता है, ऐसा हो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसके पास नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन, इसके पास नो सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको याद रखना है कि भाई ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 7x + 3y = 5, ठीक है ना।
यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन दे दिए हम आपको, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके और बताना है कि इसमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना है ना, x के साथ जो रहता है ना, यहाँ पर जो वैल्यू रहता है, जो x के साथ रहता है उसको a का वैल्यू कहा जाता है, जो y के साथ रहता है उसको b का वैल्यू, और जो यहाँ पर होता है उसको c का वैल्यू, ठीक है ना। यानी अब देखिए दो इक्वेशन है यहाँ पर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, a1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 c2, ऐसे आपको वैल्यू निकालना है। तो इसमें बताइए, इसमें अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर बात करें तो इसमें a1 का वैल्यू कितना होगा, a1 का वैल्यू कितना होगा 7, b1 का वैल्यू कितना होगा 3, और c1 का वैल्यू कितना होगा -5 होगा। क्योंकि 5 को आपको इधर लाकर मानना है, इसको ऐसे नहीं मानना है, ठीक है ना। अच्छा इसमें बताइए a2 का वैल्यू बताइए कितना होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा -5 है, और c1 का वैल्यू कितना होगा, c2 का वैल्यू कितना होगा -3। तो a1 b1 c1 का वैल्यू निकल गया, a2 b2 और c2 का वैल्यू निकल गया। तो सबका वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है। अब बताइए यहाँ पर a1 कितना, a1 अपन a2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर निकाल रहे हैं हम। देखिए a1 अपन a2 का वैल्यू कितना होगा, a1 का वैल्यू कितना है 7 अपन a2 का वैल्यू कितना है 3, कितना आया 7/3 आया, ठीक है ना, 7/3 आया, a1 अपन a2 का वैल्यू आया। तो इधर थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, हम इधर कुछ यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। देखिए a1 अपन a2 का वैल्यू कितना आया 7/3, देखिए a1 का वैल्यू 7, a2 का वैल्यू 3। अच्छा b1 अपन b2 का वैल्यू कितना आया, b1 का वैल्यू कितना है 3, अब b2 का वैल्यू कितना है 5। अब आप ही बताइए, -5 है, -5 लगा दीजिए। अब इक्वल है क्या, ये नहीं इक्वल है। तो एक्चुअल में क्या कुछ ऐसा बन रहा है, आपको कुछ ऐसा बन रहा है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, कुछ ऐसे बन रहा है। क्या बन रहा है, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। अगर इस फॉर्मेट में हो उसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन होगा। अगर सब इक्वल होगा तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन होगा। और अगर इस फॉर्मेट में हो a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, उस पर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये तो रहा बेसिक, ऐसे आप पहचान सकते हैं किसके पास कितना सोल्यूशन होगा, ऐसे पहचान सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं अब ग्राफ के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं, और भी बहुत सारा मेथड है। देखिए अब समझना है मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो कैसे सॉल्व कीजिए, कौन कौन ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उस मेथड को थोड़ा देखते हैं। आइए, सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड हो गया। इसके अलावा आपका आता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा थर्ड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए एक्चुअल में पहले 4 मेथड था, लेकिन अभी क्या है प्रेजेंट में इस मेथड को हटा दिया आपके सिलेबस से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हटा दिया है। फिलहाल में जो न्यू इंसर्ट दिखेगा उसमें नहीं दिया है। आपको ये 3 जो ऊपर वाला है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसी को पढ़ना और आपके यही सिलेबस में। तो हम लोग इसको मेनली पढ़ेंगे बस, लेकिन 4 मेथड होता है इसलिए हम लिखवा दिए। अब चलिए ग्राफिकल मेथड को लेकर उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ग्राफिकल मेथड में आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि ग्राफ के हेल्प से आप कैसे पहचानिएगा कि इसके पास किसी इक्वेशन के पास वन सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ग्राफ के हेल्प से कैसे पहचानिएगा, तो यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन ले, इफ ग्राफ इज ड्रॉन
ग्राफ इज ड्रॉन, अगर ग्राफ को ड्रॉन किया जाए, नहीं अगर ग्राफ को ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा? अगर आपको 3 केस दिखाई देगा, क्या क्या 3 केस दिखाई देगा? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई देगा। क्या होगा? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई देगा, इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई देगा, अगर ग्राफ एक दूसरे के इंटरसेक्ट करे कुछ ऐसे एक पॉइंट पर, ठीक है ना, अगर ग्राफ क्या करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई देगा। अगर मान लीजिए ग्राफ हम बनाकर ड्रॉ करके भी दिखाएंगे, लेकिन अगर ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई देगा, उसको एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट पर, तो उसमें कितना सोल्यूशन होगा? तो इसके अंदर मतलब समझ लीजिए इसके पास ओनली 1 सोल्यूशन है। कितना होगा? ओनली 1 सोल्यूशन होगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा। कब? जब ग्राफ एक पॉइंट पर क्रॉस करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? और एक तीसरा केस, 3 केस इसमें देखने को मिलेगा। या हो सकता है ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना, ग्राफ क्या हो सकता है? एक दूसरे के पैरेलल लाइन इसमें हो सकता है, पैरेलल लाइन कुछ ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन जस्ट इसके नीचे चला गया, कुछ ऐसे चला गया। अगर दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा, ग्राफ अगर बिल्कुल पैरेलल होगा, दोनों इक्वेशन में ग्राफ अगर पैरेलल होगा तो उसके पास नो सोल्यूशन। क्या होगा? नो सोल्यूशन। तो क्या होगा उसका? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। एक तो एक और कंडीशन होता है कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? एक लाइन एक के दूसरे ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, इसके जस्ट ऊपर एक और हम लाइन बना देते, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। जब एक लाइन दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे एक आप ग्राफ बनाए, कुछ ऐसा लाइन आया, ठीक है ना, कुछ ऐसे एक लाइन आया, इसके जस्ट ऊपर एक और आप क्या कीजिए, इसके जस्ट ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर ही ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर। तो अगर एक लाइन बिल्कुल उसके ऊपर है, अगर ड्रॉ हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन उसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो ऐसे कुछ है ग्राफ। अगर ग्राफ देखिए, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों के हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। ग्राफ अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ग्राफ आपको अगर क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो समझिएगा ओनली 1 सोल्यूशन होगा। ग्राफ में अगर आपको पैरेलल लाइन दिखाई देगा तो नो सोल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट लाइन होगा, एक अगर एक लाइन दूसरे के बिल्कुल ऊपर होगा तो समझ लीजिएगा कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब हम आपको दिखाते हैं, इसको ग्राफ ड्रॉ करके उसके हेल्प से बताते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसके हेल्प से यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उस ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल बने या हो सकता है दूसरा फिगर बने, तो वो बनेगा तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो जो ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया निकालना है। इसके अलावा हम लोग उससे ये भी पता कर सकते हैं कि एक पॉइंट पर कट कर रहा है कि पैरेलल जा रहा है या कोइंसिडेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर पैरेलल जाएगा तो नो सोल्यूशन, अगर किसी एक पॉइंट पर कट करेगा तो एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट करेगा तो मेनी सोल्यूशन। चलिए ये देखिए कैसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर आप 2 केस ले लीजिए, क्या करिए, 2 केस ले लीजिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, बॉक्स बनाइए, यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए। आप क्या करना, आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। इसमें लिखिए x है, इसमें लिखिए y, ठीक है ना। वैसे इधर एक बॉक्स बनाइए आप, x इसमें y। अब करना क्या है, x का वैल्यू, अगर इस x का वैल्यू अगर सोचिए अगर हम 0 रख दें, अब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको खुद कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा। तो x जब 0 पुट कीजिए तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये प्लस में जब माइनस में जाएगा तो y का वैल्यू कुछ 2 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए y का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, सॉरी एक बार y का वैल्यू यानी नीचे 0 पुट कर दें, y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कुछ 3 आ जाएगा, x का वैल्यू कुछ 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा
अगर सोचिए अगर हम x का वैल्यू अगर हम लोग क्या कर रहे थे 2 रख देते हैं, 2 नहीं 3, x का वैल्यू 3 पुट कीजिए, नहीं x का वैल्यू 3 हम लोग पुट कर ही चुके हैं, ये नहीं कर सकते हैं, 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 12, तो x का वैल्यू एक बार हम y का वैल्यू रखे हैं 0 रखे हैं, तो वैल्यू खेत हो गया। यहाँ पे एक्चुअली माइनस में आएगा, ये आएगा माइनस में कुछ आएगा, क्योंकि देखिए आप y का वैल्यू 0 रखिएगा तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू -3। चलिए ठीक है, x का वैल्यू एक बार हम 3 रख रहे हैं, प्लस में 3 रख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, प्लस में 3 2 जा 6 और 6 12, तो 12 इधर माइनस में होगा, उधर प्लस में होगा, उधर माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए x y का वैल्यू निकल गया, ऐसे ही आपको निकालना है। एक बार x का वैल्यू कुछ रखिए तो y का वैल्यू कुछ आएगा, y का वैल्यू कुछ रखिए x का कुछ वैल्यू आएगा, ऐसे आपको इतना तैयार करना है। फिर आपको इसमें आइए x का वैल्यू चलिए 0 रख देते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना, अपने सुविधा के अनुसार क्या करना, छोटे वैल्यू लेना है ताकि ग्राफ थोड़ा छोटा बन सके, क्लियर दिखाई देगा, ऐसे अच्छा होगा, ठीक है ना। देखिए x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, आप चेक कीजिएगा इसको रख कर। अच्छा y का वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो चलिए y का वैल्यू 0 रख देते हैं, y का वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो आ जाएगा कुछ 9 आ जाएगा, x का वैल्यू कुछ 9 आ जाएगा। एक बार और थोड़ा चलिए पुट करते हैं हम लोग, x का वैल्यू अगर सोचिए अगर हम अगर 3 ले लें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, चलिए 3 ही लेते हैं, x का वैल्यू के बाद 3 लेते हैं तो क्या होगा, आपको सोचिए x का वैल्यू 3 2 जा 6 और 18 में से 6 गया, कितना हो जाएगा -12, इधर +12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। चलिए ऐसे हो गया, ड्रॉ हो गया, मतलब क्या हो गया, हम लोग x y का वैल्यू निकालिए। अब करना है क्या, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आइए ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो ये ग्राफिकल, एक्चुअल में हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं कि ग्राफ वगैरह कैसे ड्रॉ करना है आपको। तो वो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप जानते हैं इधर क्या होता है, +x होता है, इधर क्या होता है -x होता है, ऊपर क्या होता है +y, नीचे क्या होता है -y होता है, ये तो पता है, +y +x -x +y -y। इधर क्या होता है +1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अच्छा इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5, ये कुछ लिख दिए हम, दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है ना, -1 -2 -3 ऐसे लिख दिए। ऊपर फिर जाइए, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4, इतना ही रहने दीजिए। अब करना क्या है आपको, देखिए इसको लीजिए, सबसे पहले इस ग्राफ को लीजिए, इसमें x का वैल्यू कितना है 0, x पर कितना आपको 0 लेना है, y पर कितना है, देखिए y पर कितना है 2, तो x पर 0, इधर 0 जाना है, ऊपर 2 जाना है, तो कुछ इस पर आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, रेड से हम कर रहे हैं ताकि दिखाई दे सके थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर आ रहा है। अच्छा इसे देखिए x में -3 यानी यहाँ पर, और y में 0 यानी एक पॉइंट यहाँ पर आया, एक पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पर आया, ठीक है ना। अच्छा देखिए x में 3, x यहाँ पर 3 और y में 4, कुछ आपका पॉइंट इधर से 3 ऐसे जाएगा, इधर से 4 आएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए आपको एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कीजिएगा, लाइन ना, तो आपको एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे कुछ लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है चलिए अब इसके हेल्प से चलिए ड्रॉ कीजिए। x पर कितना जाना है 0, x पर इधर 0 और y पर 6, कुछ इधर आ जाइए, यहाँ पर 6, कुछ यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाइए। x में 9, यहाँ पर 9 और y में 0, उसको हटाइए। x में 3 यहाँ पर जाना है और y में 4, यानी एक्चुअल में यहीं पर आ रहा है पॉइंट,
तो आपको फिर क्या करना है, एक कैसे कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है, इसकी हेल्प से भी एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इसकी हेल्प से भी आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक या कुछ 6, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर। अब बताइए एक पॉइंट पर एक ग्राफ एक पॉइंट पर मिला कि नहीं मिला, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं ना। अगर दो इक्वेशन आपके पास दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, अगर एक पॉइंट पर अगर कट करेगा तो इसके पास इसके पास एक ही सोल्यूशन है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, समझ रहा है ना, यूनिक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। इसके अलावा पूछा था कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ये पता कीजिए कि भाई यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आप ग्राफ एक ही जगह कट किया, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए यहाँ पर कुछ ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं 1/2 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो चलिए आइए 1/2 इंटू बेस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको काउंट करना है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर -3 से लेकर +9 तक काउंट करना है, पूरा गैप काउंट करना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ तो इधर तो +9 है, इधर -3 है, तो 9 में 3 गया 6, नहीं, गैप काउंट करना है, माइनस मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 गैप 2 गैप 3 गैप, इधर कितना गैप है 3 गैप है, इधर टोटल गैप कितना है 9 गैप है, ठीक है ना। तो 9 3 12 यानी टोटल 12 गैप हो गया, यानी बेस का वैल्यू कितना हो गया 12। एच हाइट देखिए काउंट कीजिए, इधर कितना है 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, कितना है 4, कितना है 4। तो 2 से काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ठीक है ना। तो 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट आंसर, 24 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, दिख रहा है, 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आगे भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो इसके आगे है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हम लोग फर्स्ट मेथड था कौन सा था, ग्राफिकल मेथड, उसको समझा दिए, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले थोड़ा एक चीज़ बताइए आप कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। आप मान लीजिए क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसमें क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, यानी मान लीजिए अगर कोई प्लेयर एक इंजर्ड हो गया तो उसके बदले उस दूसरे प्लेयर को क्या लाया जाता है उसकी जगह पर, यानी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जो इंजर्ड प्लेयर को हटाकर उसकी जगह पर जो दूसरा प्लेयर जो रखा जाता है, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखा जाता है, उसको क्या है, उसकी जगह पर लाकर सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है ना। यानी किसी की जगह पर लाकर रखना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में लाकर पुट करेंगे। काम क्या आपका, x का या y का, जिसका मन करे आपको, x का निकालिए y का निकालिए और लाकर इसमें पुट कर दीजिए। चलिए हम x का निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है 2x - 3y + 4 = 0। क्या देखिए 2x - 3y इक्वल टू बताइए -4 +4 है ना, उधर जाएगा तो -4, तो हो जाएगा -4। अब यहाँ -3y है ना, उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 2x = -4 + 3y। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, हमको मेरा मकसद क्या है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना था, इसलिए हम x का वैल्यू निकाल और उधर भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। तो +4 था -4 हो गया, -3 था उधर +3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर डिवाइड भेज दीजिए उसको। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा -4 + 3y/2। तो ये आपका क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। ये क्या निकला है, x का वैल्यू निकल गया। अब इसी x का वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसी के x का वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ से उठाकर किसी दूसरे में डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू जो है ना -4 + 3y/2, इसमें पुट कर दीजिए। लाइए पुट करते हैं। देखिए 3 × x का वैल्यू कितना है -4 + 3y/2। अब फिर यहाँ -y है ना, तो -y रहने दीजिए। अब +9 = 0।
बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्स का वैल्यू यहाँ से इसमें निकाले, उसमें ला रख दीजिए, इसमें से वाई का वैल्यू निकालिए, उसमें वाई की जगह पर रख दीजिए, या इसमें से निकालिए इसमें रख दीजिए, किसी में रख सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं आप। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा, -12, 3 4 जा 12, -12, और यहाँ प्लस 3 में 3 से 3 3 जा 9y अपॉन 2, यहाँ क्या -y है, -y रहने दीजिए, अब +9 = 0। ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा बताइए, इसको सेपरेट कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। तो आप -12 है ना, -12/2 हो जाएगा, अब +9y अपॉन 2 हो जाएगा, अब -y अब +9 = 0। अच्छा, यहाँ पर सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेपरेट कर लिए हैं, मतलब इधर फिर आप ऐड कीजिएगा उतना ही आ ही जाएगा। अब देखिए इस y के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं इसको। देखिए -12/2 यानी कितना हो गया, -6, ये कितना हो गया, -6, अब प्लस देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9y - 2y + 9 = 0। ठीक है, -6 और +9 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 में से 9y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा 7y अपॉन 2 = 0। देख लीजिए 9y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 7y बचेगा। अब यहाँ पर 3 प्लस में है ना, उधर माइनस भेज दीजिए, तो हो जाएगा कुछ हो जाएगा 7y अपॉन 2 = -3। अब -2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में मल्टीप्लाई भेजिए, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड भेज दीजिए, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या निकल कर आएगा, कुछ आ जाएगा आपका y का वैल्यू निकल कर आएगा -3 × 2/7, यानी -6/7 वैल्यू निकल कर आ गया, -6/7। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हटा दे रहे हैं, y का वैल्यू -3 × 2/7, 3 2 6 आ गया, सिंपल कहिए तो ये आ गया y। अब इसी y का वैल्यू इसमें लाकर पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x = -4 प्लस y का वैल्यू कितना है 3 × -6/7, और नीचे क्या था 2 था, तो आपको 2 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 देखिए 2 लगाना है ना, 2 इसमें भी लगा दीजिए अलग, और 2 इसमें भी लगा दीजिए, कहने का मतलब दोनों में लगाना ही है, कहने का मतलब है, तो अलग अलग कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा -2 प्लस, अब इस 2 से 6 काट दीजिए, आप 2 से 6 काट दीजिए, 2 से 6 काट दीजिए, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा एक्चुअल में आपका आ जाएगा -3 3 जा 9/7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो वहाँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 -14 -9, तो कितना आ जाएगा -23/7। ये हो गया कुछ y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू है। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए मेन क्या चीज़ सीखना है, यहाँ पर मेन चीज़ आपको सीखना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक में से वैल्यू उठाकर किसी दूसरे में वैल्यू को पुट कर देना, डाल देना, वही सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो वही काम हम किए हैं, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझे लगता है नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन देखिए नाम है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को एलिमिनेट करना, हटाना। तो x को हटाएंगे या y को, किसी को हटाएंगे, जिसको आपको हटाना है, जिसको आप हटाना चाहते हैं उनमें से किसी को आप हटा सकते हैं, उनमें से किसी को आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब x को हटाते हैं, लेकिन देखिए जिसको हटाना है ना उसका वैल्यू सेम होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जिसको आप हटाना चाहते हैं उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। बताइए यहाँ पर 2x यहाँ पर 3x है तो हटेगा नहीं, तो इसको हम लोग अगर एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो इसको दोनों को वैल्यू को सेम करना है। तो इस वैल्यू को सेम करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर 3 है ना नीचे, तो इस पूरे इक्वेशन में 3 से इसमें पूरे इक्वेशन में क्या कीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर 2 है ना, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर हुआ। यानी नीचे जितना यहाँ पर x के साथ है उतना उसे ऊपर, अच्छा यहाँ पर ऊपर x के साथ 2 है तो नीचे पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 में 2 से तो 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 3 में 3 से 9 हो गया, 9y हो गया,
इक्वल टू 4 3 जा 12। क्लियर हुआ? फिर देखिए यहाँ पर 2 में 3 से x 6x हो गया प्लस 4 2 जा 8, ये हो गया 8y इक्वल टू 9 2 जा 18। अब क्या करना है, जिसको हटाना है भाई उसको सेम करना है तो सेम तो होगा। देखिए अगर इक्वल होता ना, जिसको हटाना अगर इक्वल होता कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ठीक है ना। इक्वल नहीं था इसलिए इक्वल करना पड़ा। अब हटाना किसको है, x को, तो x तो इक्वल हो गया। अब साइन चेंज करना है, क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, साइन चेंज करना है। तो देखिए +6 और -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ +9y और -8y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ +12 है और यहाँ पर -18 है, कितना हो जाएगा, y का वैल्यू -6 हो गया। बस y का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू आ गया -6। अब किसी इक्वेशन में आप पुट कीजिए जिसमें आपका मन हो उसमें और x का वैल्यू निकाल दीजिए। यही होता है एलिमिनेशन मेथड में, एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना, देखिए हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें y का वैल्यू हम पुट करते किसी में रख दीजिए, इसी में रख देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, 2x + 3y = 4 था ना। अब इसमें y का वैल्यू -6 रख दीजिए, 2x + 3 × -6 = 4। y का वैल्यू कितना रख दिए, देखिए -6, तो हो जाएगा 2x 6 3 जा 18 -18 = 4। माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x = +18 और +4। तो इधर लिख रहे हो, उधर दिखाई नहीं देगा। 2x = 18 4 कितना होता है, 22, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x = कितना हो गया, 22/2, यानी x का वैल्यू आ गया 11। x का वैल्यू कितना आ गया, 11। तो देखिए इसमें इस चैप्टर में का जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, देख लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट जितना था वो हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं उसको। जितना कॉन्सेप्ट था टोटल हम लोगों ने कवर कर चुका। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आपको। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अलावा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं CBSE बोर्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारी क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।